हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं राहुल सिंह। हमारी प्रैक्टिस सेशन की आज ये दूसरी क्लास है, जिसके अंदर हम आपके कॉमर्स सेक्शंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारी पिछली क्लासेस के अंदर हम क्वेश्चंस तो डिस्कस करते ही हैं, साथ में उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं, जिससे आपको इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ठीक है। इस प्रैक्टिस सेशन से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्योंकि इस पर जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो आपके एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित हैं। जैसा आपके एग्जाम के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर शामिल किए हुए हैं। होप आपने पिछली वाली क्लास देख ली होगी। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अगर इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अफेयर विद बिजनेस ज्वाइन करें। वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एरर दैट कैन बी रेक्टिफाइड इन द अकाउंटिंग बुक। कौन सी एरर है जिसे बुक्स के अंदर रेक्टिफाई किया जा सकता है? क्लरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी प्रकार की त्रुटियों को, सभी प्रकार की गलतियों को बुक्स के अंदर सुधारा जा सकता है। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन टाइप्स ऑफ एरर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी प्रकार की गलतियों को बुक्स के अंदर सुधारा जा सकता है। इन गलतियों को हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी गलतियां हैं। क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर का मतलब होता है कि वो अकाउंटेंट से किसी भी टाइप की गलती हो सकती है। गलत अकाउंट डेबिट हो जाना, ठीक है, गलत नाम में डेबिट या क्रेडिट हो जाना, टोटल का मिस्टेक हो जाना, तो ये सारी क्लरिकल एरर ही कहलाती हैं। ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल बेसिकली होता है जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की गलती कर दे। मतलब उसको अकाउंटिंग का थोड़ा नॉलेज कम था, इस वजह से अगर उसने कोई गलती कर दी है, दैट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। मेनली ये कब होता है? जब किसी एक्सपेंस को एसेट ट्रीट कर लिया जाए, है ना, या किसी एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लिया जाए, या किसी इनकम को कैपिटल रिसिट ट्रीट कर दिया जाए, रिकॉर्ड कर दिया जाए। यानी कि जब रेवेन्यू नेचर रेवेन्यू नेचर क्या होता है और कैपिटल नेचर क्या होता है, ये ना पता हो और इस चीज की गलती कर दी जाए, तो इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल इसका है कि आपने, मान लीजिए, फर्नीचर खरीदा। अब अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर अकाउंट के अंदर डेबिट होना चाहिए, बगैर अगर आपने गलती से एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब ये कैपिटलाइज होना चाहिए, बट आपने इसको रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, फर्नीचर को एक्सपेंस में लिख दिया, तो ये है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे ही एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक मशीन है, उसके अंदर आपने कोई रिपेयर का काम कराया, जिसकी वजह से मशीन की यूजफुल लाइफ बढ़ गई। अब अगर किसी एसेट में हम कोई ऐसा खर्चा करते हैं जिसकी वजह से उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ जाए, तो उसको हम उस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, यानी हम कैपिटलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर गलती से उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट के अंदर बुक कर दिया गया, तो ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है? तो खर्चे को एसेट रिकॉर्ड कर सॉरी खर्चे को एसेट रिकॉर्ड कर देना, या एसेट को खर्चा रिकॉर्ड कर देना, इस टाइप की एरर को हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। कंपनसेटिंग एरर क्या होती है? कंपनसेटिंग एरर वो होती है कि एक गलती जब दूसरी गलती के इफ दूसरी एक गलती दूसरी गलती के इफेक्ट को खत्म कर दे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कंपनसेटरी एरर, या क्षतिपूरक अशुद्धि भी बोलते हैं। प्रतिसंयोजक त्रुटियां या क्षतिपूरक अशुद्धि। आपने एक गलती की थी, आपने दूसरी भी गलती कर दी, जिससे इस गलती का इफेक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए से इनकम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो 1,000 से आप एक एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसकी वजह से आपकी इनकम कम रिकॉर्ड हुई और इसकी वजह से आपका खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया? नलिफाइड हो गया। तो इस टाइप की एरर को हम क्या बोलते हैं?
कंपनसेटिंग एरर। या मान लीजिए आपको राम के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, ठीक है, तो आपने राम के अकाउंट को मान लीजिए 100 रुपए से डेबिट करना भूल गए, और एक श्याम है, श्याम के अकाउंट को 100 रुपए से क्रेडिट करना भूल गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर, की एक गलती ने दूसरी गलती के इफेक्ट को खत्म कर दिया। चलिए, तो ये थी आपका, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का इफेक्ट क्या होता है, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है, सॉरी, इसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं आता। ट्रायल बैलेंस मतलब आपका कंपनसेटिंग एरर अगर है तो उसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो गलत बन जाएगा, है ना, क्योंकि आप कोई ना कोई क्या कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो गलत बनेगा। बट क्योंकि एक गलती ने दूसरे गलती के इफेक्ट को खत्म कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस फिर भी आपका क्या रहेगा, मैच रहेगा। इसलिए कहते हैं कि कंपनसेटिंग एरर ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस इज स्टिल बैलेंस्ड, बिल्कुल, इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस ही रहेगा। बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट आएंगे। भाई राम के अकाउंट में आपको डेबिट लिखना था 100 रुपए से, आपने लिखना भूल गए, और श्याम के अकाउंट को 100 रुपए से क्रेडिट लिखना भी भूल गए, तो अल्टीमेटली टोटल तो मैच होगा आपके ट्रायल बैलेंस का, बट राम का अकाउंट 100 रुपए से गलत होगा और श्याम का अकाउंट भी 100 रुपए से गलत आएगा, तो अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, गलत बनेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। इट लीड टू डिस्क्रिपेंसीज इन ट्रायल बैलेंस, नहीं, ट्रायल बैलेंस तो सही ही बनेगा। इट रिजल्ट इन इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है, तो अकाउंट के क्लासिफिकेशन में फर्क नहीं पड़ना है, नन ऑफ द अबव, ये नहीं होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेस ऑफ फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड इन एक्सपेंस अकाउंट इज, दिस इज एन एरर ऑफ। फर्नीचर अकाउंट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया गया है ना, पहले ही क्वेश्चन में हमने इस चीज को देखा था कि अगर हम किसी एसेट को खर्चा रिकॉर्ड कर देते हैं, या किसी खर्चे को हम एसेट रिकॉर्ड कर देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की अशुद्धि। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर द क्विक रेशियो इज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला हम इससे रिलेटेड तीनों, सॉरी, दोनों फॉर्मूले आपको देख लेते हैं। मतलब एक होता है आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसी से निकल के आता है क्विक एसेट रेशियो या क्विक रेशियो। ये क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, लेकिन क्विक रेशियो नाम ही है। एक होता है करंट एसेट जिन्हें हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक होता है क्विक एसेट। तो क्विक एसेट वो होती हैं जिन्हें हम और जल्दी जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर लें, तो वो कौन सी होती हैं, तो अगर हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें, तो क्या आ जाता है, हमारी क्विक एसेट। तो ये होता है फॉर्मूला क्विक रेशियो का, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पर, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, नीचे सेम ही रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो। अब देख लो क्या है फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, नहीं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये तो हो गया करंट रेशियो का फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, तो ये तो हो गया किसका, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला। टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, टोटल डेट डिवाइडेड, ये तो हो गया आपका डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। तो कोई भी आंसर नहीं है ना, वो ऑप्शन मैं डालना भूल गया, तो आप इसको सुधार लो। ये यहाँ पे बेसिकली मैं पीडीएफ के अंदर सुधार दूंगा, ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी नहीं है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री है, ठीक है ना।
प्रीपेड एक्सपेंडिचर दिया है तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर भी माइनस कर देंगे, नहीं दिया है तो सिंपल सा फॉर्मूला इतना ही हो जाएगा, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। तो आपका हो जाएगा सही आंसर ए। क्लियर है? चलिए, ये रेशियो निकाला किस लिए जाता है, तो फर्म की लिक्विडिटी को मापने के लिए निकाला जाता है। जितना अच्छा ये रेशियो होगा, फर्म को माना जाएगा कि फर्म की लिक्विडिटी उतनी अच्छी है। लिक्विडिटी का मतलब है कि अब जो फर्म है, जो कंपनी है, वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने में उतनी सक्षम है। ठीक है। करंट रेशियो जनरली जो एक स्टैंडर्ड करंट रेशियो होना चाहिए, वो होना चाहिए 2:1, और की क्विक रेशियो होना चाहिए 1:1। अगर 1:1 है क्विक रेशियो, तो माना जाएगा फर्म साउंड पोजीशन में है ना। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, current ratio is 4:1, net working capital is rupees 30,000, find out the current asset। हमें करंट एसेट निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, यही होता है। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यही होता है। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी हुई है 30,000, इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब अगर हमें करंट एसेट चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं करंट लाइबिलिटी को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 30,000 प्लस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट, है ना। तो करंट एसेट क्या है हमारा, वर्किंग कैपिटल 30,000 प्लस करंट लाइबिलिटी। अब इस रेशियो के अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:1, 4:1। करंट एसेट हमारा निकल के कितना आया, 30,000 प्लस करंट लाइबिलिटी। आप करंट लाइबिलिटी को चाहो तो एक्स लिख दो, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 1 × 30,000, तो ये हो जाएगा 30,000 प्लस करंट लाइबिलिटी, यही होगा 1 से मल्टीप्लाई होने पे। 4 करंट लाइबिलिटी, ये अब इस करंट लाइबिलिटी को आप इधर लेके आ जाओगे, तो ये हो जाएगा 4 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 30,000। तो ये हो जाएगा 3 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 30,000, है ना। करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 10,000। करंट लाइबिलिटी निकल के आ गया। करंट एसेट हमारा कितना था, ये था हमारा करंट एसेट, है ना, 30,000 प्लस करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी कितना आपने निकाला, 10,000। तो करंट एसेट कितना हो जाएगा, 40,000। आई बात समझ में, तो ये आपका आंसर हो गया बी। क्लियर है? चलिए, आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा करंट रेशियो कितना होना चाहिए, 4:1। करंट एसेट हमने निकाला 40,000, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी हमने कितना निकाला, सॉरी, करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी आई थी, 10,000। सॉल्व करोगे 4:1 आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम के डेफिनेशन में किसे शामिल नहीं किया जाता। सैलरी, बिल्कुल सैलरी इनकम है आपकी। गिफ्ट रिसीव ड्यूरिंग मैरिज, इनकम फ्रॉम बिजनेस, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम मैरिज, मैरिज के अंदर जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, उसे इनकम नहीं माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। सैलरी आपकी इनकम है जो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस किस हेड के अंदर टैक्सेबल होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट में हम इसे क्या बोल देते हैं, पीजीबीपी। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरली कहाँ टैक्सेबल होता है, किस हेड के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होता है। कुछ केसेस के अंदर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर भी टैक्सेबल होता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। हेड कितने होते हैं इनकम टैक्स के अंदर, 5। सैलरी,
हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन पीजीबीपी और अदर सोर्सेस। ये 5 हेड होते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। डेट इक्विटी रेशियो इज 3:1। द अमाउंट ऑफ टोटल एसेट रुपीज 20 lakhs। करंट रेशियो इज 1.5:1 एंड ओन्ड फंड इज रुपीज 3 lakhs। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट? हमें करंट एसेट निकाला है, चलो देख लेते हैं। डेट इक्विटी रेशियो दिया है 3:1। टोटल एसेट 20 लाख की दी हुई है ना। और ऑन फंड का मतलब क्या हो गया? इक्विटी, खुद का पैसा, है ना। इक्विटी मतलब खुद का पैसा 3 lakhs है। तो सबसे पहले तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, देखिए, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। कितना दिया डेट इक्विटी रेशियो? 3/1। डेट हमें पता नहीं है और इक्विटी हमारे पास है 3 लाख की, ये हमें पता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 × 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो डेट हमने निकाल लिया, कितना है? 9 लाख का है। इक्विटी हमारे पास पता है कितनी है? 3 lakhs की है। और टोटल एसेट भी हमें पता है। टोटल एसेट हमें पता है कि 20 lakhs का है। अब अगर आप बैलेंस शीट को एनालाइज करो तो क्या होता है बैलेंस शीट में? इक्विटी होती है जो हमें दिया हुआ है 3 lakhs। डेट होता है जो दिया है 9 lakhs। और यहाँ पे बाकी अदर लाइबिलिटी, जिसे हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं, वो होती है जो हमें पता नहीं है। और ये हो जाता है हमारा टोटल। जितनी टोटल एसेट होगी उतनी ही टोटल लाइबिलिटी होगी। टोटल एसेट 20 लाख दिया है, मतलब टोटल लाइबिलिटी भी 20 लाख होगी। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि बताओ भैया करंट लाइबिलिटी कितना है, तो आप बता दोगे कि सर 8 lakhs है बैलेंसिंग फिगर। इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि करंट लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट माइनस डेट माइनस इक्विटी, तो आ जाएगा, है ना। तो करंट लाइबिलिटी आपने कितना निकाल लिया? 8 लाख निकाल लिया। अब करंट रेशियो कितना दिया है? और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। आपको करंट एसेट निकालना है। करंट रेशियो क्वेश्चन ने दिया 1.5/1। करंट एसेट हमें फाइंड आउट करना है, करंट लाइबिलिटी हमने निकाल लिया 8 लाख। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा करंट एसेट इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 8। तो करंट एसेट कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो हमारी करंट एसेट कितनी आ गई? 12 लाख रुपए की। सी आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट। विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील विद द टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन? कैपिटल गेन किस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है सेक्शन 45 के अंदर। सही आंसर होगा सी। ठीक है, बाकी 80C चैप्टर 6 के डिडक्शन, मतलब जो भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, पीएफ के अंदर पैसा डालते हो, एनपीएस के अंदर पैसा डालते हो, ये सारी चीजें का डिडक्शन मिलता है 80C के अंदर। सेक्शन 10 एग्जम्प्ट इनकम की बात करता है। कुछ ऐसी इनकम जिन पे टैक्स लगता ही नहीं है, वो सेक्शन 10 के अंदर डिफाइन है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम। और 80G किसकी बात करता है? डोनेशन की। जब आप डोनेशन देते हो तो आपको कुछ छूट मिलती है, वो सेक्शन 80G के अंदर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 80C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25? तो इसे आसान सा क्वेश्चन है, 1,50,000 लिमिट है। बी हो जाएगा सही आंसर, कुछ इसमें नया नहीं था। नेक्स्ट, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग फॉर इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 इन फाइनेंशियल ईयर 24-25? तो इंडिविजुअल के लिए टैक्स एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? सॉरी, कितनी लिमिट है जिसके बाद उसको इनकम टैक्स रिटर्न अपना क्या करना पड़ेगा? फाइल करना पड़ेगा। तो ये है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है तो आपको नो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर एज 60 ईयर से कम है तो ये एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? ये है 2,50,000। और 60 ईयर से ज्यादा है तो कितनी है? 3 लाख। फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, है ना। यहाँ पर मेल फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
मेल के लिए भी 2,50,000 है और 3 लाख ही है। 60 साल से कम है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख से ज्यादा कमाओगे तो आपको अपनी फाइलिंग करनी पड़ेगी ITR की। और अगर 2.5 लाख से कम कमाते हो तो फाइलिंग की जरूरत नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन है, एज अब 60 ईयर है, तो उस केस में वो लिमिट हो जाएगी 3 लाख। तो हमारे आंसर में तो बिलो 60 का है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का मतलब होता है अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स। चलो, अब यहाँ पे आप ये नो टैक्स का मतलब ये ना सर, मतलब समझना कि सर 2.5 लाख तक ही टैक्स नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि भाई 7.5 लाख तक आप कमाते हो या 5 लाख तक कमाते हो तो कोई टैक्स नहीं है, तो वो अदर चीजें उसमें सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल जाता है, वो अलग चीजें हैं। पर नॉर्मली बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है? 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट गवर्न TDS ऑन सैलरी पेमेंट? TDS के सेक्शंस, ठीक है, कहाँ से शुरू होते हैं? सेक्शन 192 से शुरू होते हैं। तो 192, और इसके बाद 193 एंड 194, और 194 के अंदर बहुत सारे सेक्शन है TDS के। 194 2 से शुरुआत होती है और यही बात करता है सैलरी की। तो सबसे पहले TDS की बात होती है 192 के अंदर, जो सैलरी की बात करता है। तो सैलरी को TDS किस सेक्शन के अंदर दिया गया? सेक्शन 192 के अंदर दिया गया है। क्लियर है? चलिए, तो आपका सही आंसर हो गया ए। बाकी सेक्शन भी TDS और TCS के ही है। 194 बेसिकली डिविडेंड पर बात करता है, ये आप सभी याद रखो। डिविडेंड, है ना। तो डिविडेंड पर अगर डिविडेंड मिलता है तो उस पर भी TDS काटना होता है। कितने परसेंट? 10%। और इसकी लिमिट कितनी है? 5,000। अगर 5,000 तक का डिविडेंड है तो देयर इज नो TDS। 5,000 से ज्यादा के TDS पर 10%, सॉरी, 5,000 से ज्यादा के डिविडेंड पर 10% TDS काटना है। 195 क्या करता है? अगर फॉरेनर को किसी को अमाउंट पे किया जा रहा है तो वहां पर टैक्स काटना है, वो 195 के अंदर है। और 206 बात करता है TCS की, वेरियस टाइप्स ऑफ TCS, मोटर व्हीकल, तेंदुपत्ता, अल्कोहल, इन सब पर TCS कलेक्ट करना होता है, स्क्रैप सेल। तो वो कहां पर बात होती है? सेक्शन 206C के अंदर। ठीक है, तो ये थे आपके TDS के सेक्शन। व्हाट इज द TDS रेट फॉर प्रोफेशनल फीस अंडर सेक्शन 194J? तो 194J के अंदर जो TDS का रेट है वो कितना है? 10% है। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट कितनी है? 30,000। अगर एक साल के अंदर 30,000 तक का पेमेंट है, देयर इज नो TDS। 30,000 से ज्यादा के पेमेंट पे 10% का TDS काटना है। क्लियर है? तो ये हो गया 194J। नेक्स्ट। विच अकाउंट इज यूज टू ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है? तो वो है रिजर्व एंड सरप्लस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। द GST सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ विच कंट्री? तो इंडिया के अंदर आपको पता है डुअल GST मॉडल है। और यह किस देश से हमारा कॉपी किया गया? कनाडा मॉडल, है ना। क्योंकि हमारा देश क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है, और कनाडा भी फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब अपने स्टेट और उनकी पावर अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। तो इसलिए इंडिया के अंदर भी चूंकि स्टेट वाला ही काम करता है, तो यहाँ पर डुअल GST लाया गया, जो कैनेडियन मॉडल है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। फ्रांस से रिलेटेड भी GST का एक कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि वर्ल्ड के अंदर पहली कंट्री कौन था, पहला कंट्री कौन था जिसने GST एप्लीकेबल किया? तो वो था फ्रांस। ठीक है, चलो। तो GST हमारा कैनेडियन मॉडल है। GST के रिलेटेड कुछ और फैक्ट है, जैसे ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, या जिसे हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन मतलब जिस स्टेट के अंदर सर्विस या गुड्स का कंजम्पशन होगा, उस स्टेट को उस से रिलेटेड रेवेन्यू मिलेगा। इंडिया के अंदर 1 जुलाई से लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए GST लाने के लिए अमेंडमेंट किए गए, 101st अमेंडमेंट किया गया, तब जाके GST इंडिया के अंदर आया। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल ऐड किए गए। 246A ऐड किया गया, 269A ऐड किया गया, और 279A ऐड किया गया। ठीक है, ये क्या है? ये GST लगाने की पावर देता है। ये IGST की बात करता है, और ये GST काउंसिल की बात करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी GST की बेसिक। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई? सो GST के अंदर दो तरह की सप्लाई भी हमने पढ़ी थी, कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? जब
दो नेचुरल बंडल सर्विसेज को या गुड्स को एक साथ करके बेचा जाता है तो उसे हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं, जिसमें एक सप्लाई को हम प्रिंसिपल सप्लाई कहते हैं। नेचुरली बंडल का मतलब होता है कि नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के अंदर, नॉर्मल बिजनेस के अंदर उसको उसी तरह से बेचा जाता है, जैसे लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग का मिलना या लैपटॉप के साथ लैपटॉप चार्जर का मिलना। तो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है कि लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल सप्लाई है, मुख्य सप्लाई है, वो क्या है, लैपटॉप सप्लाई। जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा यहाँ पर, तो जो रेट प्रिंसिपल सप्लाई पर लगता है, मतलब अगर लैपटॉप के साथ बैग दिया जा रहा है तो यहाँ पर जी प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप हुआ, तो रेट कौन सा लगेगा, लैपटॉप वाला लगेगा, अगर इन दोनों में अलग अलग रेट है तो। ये हो गया हमारा कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होता है, जब दो ऐसी सर्विसेज या गुड्स को साथ में करके बेचा जाता है जो एक्चुअली में नेचुरली बंडल नहीं है, दोनों अलग अलग बिकती हैं, बट उनको इकट्ठा करके बेचा जा रहा है, तो उसे हम मिक्स सप्लाई बोलते हैं। और यहाँ पर रेट कौन सा लगता है, हायर वाला लगता है। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे दिवाली के अंदर आपको गिफ्ट रैपर्स मिलते हैं, जिसके अंदर गिफ्ट होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उन सबको इकट्ठा करके दिया जाता है। तो मिठाइयाँ अलग बिकती हैं, चॉकलेट अलग बिकता है, गिफ्ट अलग बिकता है, ड्राई फ्रूट्स अलग बिकते हैं। नॉर्मल बिजनेस के अंदर ये सब अलग अलग बिकता है। अगर इनको इकट्ठा करके बेचा जा रहा है तो ये है मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई के अंदर रेट लगेगा हायर वाला। जिस पर हायर रेट होगा, जिस भी कंपोनेंट पर हायर रेट होगा, वो वाला रेट पूरी सप्लाई पर लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। कौन सा कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल है, तो सेल ऑफ मोबाइल फोन विथ पावर बैंक, सॉरी कंपोजिट सप्लाई। ये तो मिक्स सप्लाई है ना, मोबाइल के साथ चार्जर मिलता है, पावर बैंक नहीं मिलता है। सेल ऑफ हॉस्टल होटल सर्विसेज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो नॉर्मली होटल्स के अंदर ऐसा ही होता है कि आपको रूम के साथ ब्रेकफास्ट जनरली कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इंक्लूडेड होता है, तो ये हमारी क्या होगी, कंपोजिट सप्लाई होगी, क्योंकि नेचुरली बंडल है। सेल ऑफ कार विथ ऑप्शनल एसेसरीज, कार के साथ एसेसरीज ऑप्शनल वाली, तो ये जरूरी नहीं है कि कार के साथ एसेसरीज आप लो ही, तो ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए ये भी कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये है क्या है, मिक्स सप्लाई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट डिटर्मिनेशन ये तो है, कॉस्ट कंट्रोल ये भी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इन्वेंटरी मैनेजमेंट ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं आता। सही आंसर होगा आपका सी। A company sell a product for rupees 200 per unit. The variable cost per unit is rupees 120 and the fixed cost is rupees 40,000. What is the break even point in units? तो बीपी in units का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है, 40,000। और कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस क्वेश्चन ने दिया है, सेल प्राइस दिया है 200 और वेरिएबल कॉस्ट दिया है 120, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 80 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा, 500 यूनिट्स। सही आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो वो पॉइंट जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल इक्वल होता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर के सेल को हम क्या बोलते हैं, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन, सो अभी हमने देखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बीपी के ऊपर वाली सेल, है ना, बीपी के ऊपर जो सेल होगी वही होती है हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, सेल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, एक्चुअल सेल एंड ब्रेक इवन पॉइंट, तो इन दोनों के अंतर को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, इफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 40%,
एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर ₹1 लाख, व्हाट इज द ब्रेक इवन सेल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? तो बीपी इन फॉर्म ऑफ वैल्यू इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन दोनों सेम ही होता है। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन ने 1 लाख दिया हुआ है और पीवी रेशियो दिया हुआ है 40%। ये हो जाएगा 40%। सॉल्व करोगे 1 लाख इंटू, सॉरी, 100 डिवाइडेड बाई 40, ऐसे ही करेंगे। 2,50,000। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। When will a person who opted composition levy have to pay tax in जीएसटी? तो देखो जीएसटी के अंदर स्मॉल टैक्स पेयर को एक बेनिफिट दिया जाता है, एक सुविधा दी जाती है। वो सुविधा क्या है कि आप चाहो तो हर महीने टैक्स मत पे करो और सारे रिकॉर्ड मेंटेन मत करो, आप क्वार्टरली टैक्स पे कर दो। और सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि आपने कितने की इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितने का माल खरीदा, कितनी इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट है। आप तो जितने की सेल करो उसका एक फिक्स परसेंटेज से हमें सीधा टैक्स पे कर दो, बात खत्म। हम आपसे ज्यादा पूछने नहीं आएंगे। किसके लिए है ये? स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। तो इनको कब तक टैक्स पे करना होता है? तो इनको क्वार्टरली बेस पर टैक्स पे करना होता है और क्वार्टर एंड से 18th तक आपको अपना टैक्स पे कर देना होता है। मतलब अगर पहला क्वार्टर है जो अप्रैल से जून तक चलेगा, तो इसका टैक्स कब तक पे कर देना है आपको? 18 जुलाई तक। दूसरा क्वार्टर आपका जुलाई से लेके सितंबर होगा, तो इसका टैक्स आपको कब तक पे कर देना है? 18 अक्टूबर तक। ये होती है कंपोजिशन के अंदर ड्यू डेट पेमेंट की। तो देख लो क्या है। ऑन मंथली बेसिस गलत, ऑन क्वार्टरली बेसिस बिफोर द 18th ऑफ द क्वार्टर सक्सीडिंग द मंथ ड्यूरिंग विच सप्लाई वर मेड, यही आपका सही आंसर होगा बी। मंथली तो होगा नहीं, 15 डेट नहीं है। क्लियर हो गया? और ये क्वार्टरली जब आप पेमेंट करते हो तो इसके साथ आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना होता है CMP 08, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द, अच्छा कंपोजिशन के अंदर लिमिट भी आप देख लो। लिमिट कितनी है? 1.50 CR, 1.5 करोड़। और सर्विसेज के अंदर ये है 50 लाख। ठीक है। कुछ स्टेट के अंदर ये कितनी है? 75 लाख। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है वहाँ 75 लाख। नॉर्मली आप ले याद रखो 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन आप ले सकते हो। रेट भी देख लो क्या पे करना पड़ता है। 1% मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को, 5% रेस्टोरेंट्स की सर्विसेज को, और 6% पे करना होता है सर्विसेज को। तो ये हो गया कंपोजिशन ले भी। ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पे पूरा कवर कर दिया। एक चीज और बनती है, इनको रिटर्न एनुअल फाइल करना होता है GSTR 4 के अंदर। इसकी डेट होती है ईयर एंड से बाद, जो ईयर एंड के बाद 30 अप्रैल तक। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो 30 अप्रैल 2024 तक फाइल करना है। कंपोजिशन आपका कवर करा दिया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर पूरा। अब इससे बाहर कुछ कंपोजिशन में बचा नहीं है खास। बाकी कुछ है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे कंपोजिशन वाले टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, बल्कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब गुड्स को एक विद इन स्टेट ही बेच सकते हैं। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। अपने बोर्ड पे इनको कंपोजिशन डीलर लिखना पड़ता है। तो ये हो गया आपका कंपोजिशन। नेक्स्ट। व्हाट इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी? तो जीएसटी के अंदर जो वैल्यूएशन है उसके लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 15 है ना। हमने अपने जो जीएसटी का क्विक रिवीजन किया था वहां पे भी सेक्शन 15 डिस्कस किया था। सेक्शन 15 क्या बोलता है कि वैल्यू क्या होगी? ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी। ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ट्रांजेक्शन वैल्यू सी। नेक्स्ट। The level at which fresh orders should be placed for the replenishment of stock is known as, तो वो लेवल जहां पर आपको स्टॉक का ऑर्डर कर ही देना है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल सी। ठीक है।
एवरेज स्टॉक लेवल क्या है? जनरली जितना मेंटेन करके चलना है उसे हम एवरेज स्टॉक लेवल कहते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है? कि इतना तो मेंटेन होना ही चाहिए। रीऑर्डर लेवल क्या है? कि इतने पर अगर आ गया तो हमें तुरंत माल के लिए, आगे माल मंगाने के लिए रीऑर्डर कर देना है। और डेंजर लेवल क्या है? कि मिनिमम इतना तो मेंटेन होना चाहिए, लेकिन मान लो किसी भी परिस्थिति में इससे कम तो नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया मतलब कि फैक्ट्री में हमें हो सकता है कुछ दिन के लिए शट डाउन करना पड़े, हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा। तो ये है डेंजर लेवल। नेक्स्ट, द रेट ऑफ टीडीएस फॉर रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के रेंट के लिए टीडीएस का रेट क्या है? तो ये है आपका 10%। ठीक है। और नॉर्मल केस के अंदर ये कितना होता है? अगर 2% होता है प्लांट एंड मशीनरी वगैरह के लिए, कितना होता है टीडीएस का रेट? 2%। चलिए, अगला क्या है? अच्छा हाँ, यहाँ पर आप इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 194 आई, है ना? तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 10%, प्लांट मशीनरी के लिए इसका होता है 2%। सेक्शन है 194 आई, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10% ए। नेक्स्ट, एक्स बाई जेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इट came to you with the following details to know the profit। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, प्रॉफिट बताना है। सेलिंग प्राइस 80,000 है, फिक्स कॉस्ट 20,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 50,000 है, व्हाट विल द प्रॉफिट? सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। सेल प्राइस 80,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30,000, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? जो बचा ये तो हो गया प्रॉफिट। एग्जाम के अंदर इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही समझ में आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप टोटल कॉस्ट ही माइनस करोगे। 50 और 20 70,000 टोटल कॉस्ट हो जाएगी। 10,000 का रेवेन्यू है तो, सॉरी 80,000 का रेवेन्यू है तो 80,000 माइनस 70,000 इक्वल टू 10,000 आपका हो गया सही आंसर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अगला क्वेश्चन है आपका, द टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज विद इन डैश ऑफ बिकमिंग लाइबल टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल हो जाते हो, वहां से कितने दिन के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए? तो वो है 30 डेज। सही आंसर आपका क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 288 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम विल बी द नेक्स्ट हायर लोअर मल्टीपल ऑफ। तो सेक्शन 288 क्या करता है? राउंडिंग ऑफ की बात करता है, राउंडिंग ऑफ इनकम की बात करता है। तो कहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है? तो नेक्स्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। मतलब मान लीजिए इनकम है आपकी 1,96,528, तो इसको राउंड ऑफ करके कितना बना देंगे? 1,96,530। और अगर आपकी इनकम होती 1,96,523, तो इसको राउंड ऑफ करके कितना बना देते? 1,96,520। इस तरह से राउंड ऑफ करना है, करते हैं इनकम टैक्स के अंदर। इसका कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम किस सेक्शन के अंदर दिया गया है? तो सेक्शन 288 ए के अंदर दिया गया है। ये एफसीआई के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेक्शन। अगला, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 डी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विथ रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन? तो देखिए, कमीशन के केस में जहां भी कमीशन दिख जाए 5% का लगता है। और इसकी लिमिट कितनी है? 15,000। मतलब फॉर 15,000 देयर इज नो टीडीएस, और 15,000 के बाद कितना टीडीएस कटना है? 5,000। कमीशन के लिए कई सारे सेक्शन है, डी है, डीए है, हर जगह लिमिट कितनी है? 5% ही है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है आपका,
As per Companies Act 2013, read with amendment thereto, who among the following is considered as a key managerial person? तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से की मैनेजरियल की मैनेजरियल पर्सन कौन है? असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, बोथ बी एंड सी। तो ये दोनों को की मैनेजरियल पर्सन माना जाता है। जैसे और भी होते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर ये कौन है? की मैनेजिंग पर्सन है। उसी तरह सीएफओ और सीएस को भी की मैनेजिंग पर्सन माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? तो हम नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये नॉन कैश आइटम होता है ना। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं, उसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐड टू द नेट प्रॉफिट, बी। नेक्स्ट, नेट वर्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मींस द एक्सेस ऑफ इट्स टोटल एसेट ओवर। नेट वर्थ का मतलब क्या होता है? तो नेट वर्थ का मतलब होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो ये होता है आपका नेटवर्थ। सही आंसर क्या होगा? टोटल लाइबिलिटी, सी। या नेटवर्थ का एक और आप मतलब समझ सकते हो, इक्विटी। इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। As per Companies Act 2013, read with amendment thereto, at a time of company can appoint or reappoint a managing director for a term not exceeding। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को कितने पीरियड के लिए अपॉइंट किया जा सकता है? दैट इज 5 years, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 5 साल। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी? कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन की बात करता है? तो ये बात करता है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। सही आंसर हो गया सी। ठीक है, इससे तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी कैश की लिक्विडिटी को, क्या कैश के मूवमेंट को बताता है। ट्रायल बैलेंस को सिंपल सा एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बैलेंस शीट। नेक्स्ट, इन अ मैनेजरियल इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को क्या माना जाता है? प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, संक कॉस्ट। ये है फिक्स्ड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। सही आंसर क्या होगा? बी, फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। मतलब कि उस पीरियड के अंदर तो वो कॉस्ट लगनी ही लगनी है, भले प्रोडक्शन हो या ना हो। तो इसलिए उसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका स्टाफ की सैलरी, स्किल्ड स्टाफ की सैलरी। तो स्टाफ आपने रखा है, तो अगर उसने 1 महीने काम किया तो 1 महीने की उसको सैलरी देनी ही पड़ेगी। आपका प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे रेंट, फैक्ट्री का रेंट, आपने फैक्ट्री किराए से ले रखी तो रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, भले आप मशीन बंद करके रखो। तो रेंट क्या है? आपका पीरियड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। क्लियर है? तो सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, when preparing a bank reconciliation statement, if you start with the debit balance as per cash book, check issued but not presented within the period should be। तो देखो क्या है, बीआरएस है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? बैलेंस एज पर कैश बुक, यही लिखेंगे। मैंने आपको क्या समझाया था क्लास के अंदर कि जब भी आप बीआरएस बनाओ तो सिंपल आप क्या देखोगे, या तो आप याद करके रखो कि इसको ऐड करते हैं, इसको लेस करते हैं। ठीक है, या आप क्या करो, इसको इस तरह से कर लो कि जो आपको दिया हुआ है उसको मानो कि उसके अंदर आपको चेंज करना है, और जो नहीं दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से चेंज करना है ना। जो नहीं दिया हुआ हमारे लिए भगवान है। मान लो ये बैलेंस चल रहा है, ठीक है। अब जब आप चेक इशू करोगे, आपने किसी को चेक काट के दिया, भाई ये ले जा 1 लाख का, तुमको चेक काट के दिया, तो आप अपने यहाँ क्या एंट्री करोगे? अपने कैश बुक के अंदर बैंक का बैलेंस तुरंत कम कर लोगे कि आपने 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया। तो आपने क्या किया? अपने यहाँ का बैलेंस नीचे कर लिया। बट एक्चुअल में तो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए अभी, है ना। तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? इतना ही रहा होगा। आपने अपना बैलेंस गिरा लिया है। तो मैंने क्या बोला कि आपको जो नहीं दिया हुआ है उसके जैसा बनना है, मतलब इसके जैसा आपको बनना है। तो आप क्या करोगे? ऊपर जाओगे, यानी ऐड करोगे। तो सही आंसर क्या होगा? ऐड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को हम ऐड करते हैं। सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट, ऑब्जेक्टिविटी, मैचिंग, मटेरियलिटी। सो सही आंसर क्या है? सी। जो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक्सपेंस के करस्पॉन्डिंग जो इनकम हो रही है, तो जिस पीरियड के अंदर आप उस इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी पीरियड के अंदर उस खर्चे को भी रिकॉर्ड करोगे। ये बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है,
कि कोई भी खर्चा हमने किया, और हम खर्चा किस लिए करते हैं, इनकम कमाने के लिए, तो उस खर्चे को करने के बाद इनकम जो हुई, उस इनकम को आप जिस पीरियड के अंदर रिकॉर्ड करोगे, उसी पीरियड के अंदर आपको अपना खर्चा भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए आपने सेल्समैन को सैलरी दी, सेल्समैन को सैलरी दी माल बेचने के लिए, आपने सेल्समैन को सैलरी दी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और उसने माल बेचा। तो अगर उस इनकम को आप 23-24 के अंदर रिकॉर्ड करोगे फाइनेंशियल ईयर, तो इसकी सैलरी भी 23-24 के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। ये है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि हम एक्सपेंस के करस्पॉन्डिंग इनकम को जब रिकॉर्ड करेंगे, तो उससे संबंधित समस्त खर्चों को भी उसी पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, और प्रीपेड को माइनस करते हैं। क्लियर है? सही आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, अंडर विच कैटेगरी गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट के अंदर गुडविल क्या हो, कहाँ अपीयर होती है? तो गुडविल, देखो बैलेंस शीट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट चलता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, और गुडविल हमारी क्या है, नॉन करंट एसेट। तो ये आपका सही आंसर होगा। और नॉन करंट के अंदर भी इंटेंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति के अंदर आप दिखाओगे। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ? कॉस्ट, ऑब्जेक्टिविटी, मैचिंग, मटेरियलिटी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ही है आपका। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन? डिवेंचर पर जो ब्याज है वो किस वैल्यू पे दिया जाता है? तो फेस वैल्यू पे दिया जाता है, ए, है ना। मान लीजिए एक डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू 1,000 है, और उसको 10% प्रीमियम पर इशू किया गया, मतलब 1100 पे इशू किया गया। तो उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, सपोज 10% का इंटरेस्ट है, तो वो 1,000 फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा, मतलब इंटरेस्ट आएगा 100 रुपए। क्लियर? तो फेस वैल्यू पर हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड? एक अतिरिक्त यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। डी, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई को बनाने के लिए किया जाने वाला खर्चा ही क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फंड्स बाय मिस्टर वाई रेसिडेंट इन मुंबई फाइंड आउट द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ एचआरए। ठीक है, एचआरए कैलकुलेशन की बात कर रहा है कि एचआरए कितना टैक्सेबल होगा। तो एचआरए टैक्सेबल करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कितना एचआरए एग्जम्प्ट होगा। तो एग्जम्पशन हम कैसे निकालते हैं? 3 स्टेप में निकालते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? एक्चुअल एचआरए। दूसरा स्टेप क्या होता है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। और सी स्टेप क्या होता है? 40% या 50% ऑफ बेसिक। ठीक है। अब देखो, एक्चुअल एचआरए क्वेश्चन ने कितना दिया हुआ है? इन तीनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, वही हमारा क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्प्ट का मतलब है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री होगा। एक्चुअल एचआरए क्वेश्चन ने कितना दिया हुआ है? एचआरए 60,000 पर एनम, रेंट पेड माइनस 10%। रेंट पेड कितना है? 75,000, माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 3 लाख है, उसका 10% कितना होगा? 30,000। तो ये हो जाएगा 45,000। और 40 और 50% ऑफ बेसिक, 40 और 50, 40% नॉन मेट्रो सिटीज के लिए, 50% मेट्रो सिटी के लिए। मुंबई मेट्रो सिटी है, मतलब 50% ऑफ बेसिक, 3 लाख का 50%, ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक है। अब इन तीनों में से क्या, जो भी कम, विच एवर इज लोअर, तीनों में क्या कम है? 45,000। तो एग्जाम्प्ट कितना हुआ? टैक्स फ्री कितना हुआ? 45,000। क्वेश्चन ने, अब ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, ध्यान से पढ़ना कि एग्जाम्प्ट पूछा है कि टैक्सेबल पूछना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम्प्ट पूछता तो 45,000, लेकिन क्वेश्चन ने तो टैक्सेबल पूछा है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा?
टैक्सेबल HRA जितना मिला माइनस एग्जाम्प्ट, मिला कितना 60,000 माइनस 45,000, एग्जाम्प्ट 45,000, तो टैक्सेबल कितना हो गया 15,000। सही आंसर क्या हो जाएगा 15,000 बी। ठीक है, तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। हम और भी प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए लेके आएंगे, होप ये आपके लिए यूजफुल हो रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। आपको अगर कोई सजेशन देना है या कोई क्वेरी हो रही है तो आप हमारे ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए और वहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या हमारा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अफेयर विद बिजनेस, वहां पे आप चैट बॉक्स के अंदर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।